यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है। कैसे मैंने एक गलतफहमी की वजह से खुद को बर्बाद कर लिया था। तो आज की कहानी आपको रुला देगी, तो अंत तक ज़रूर सुने। ट्यूशन के लिए देर हो रही है। यह प्रीति की बच्ची अभी तक आई नहीं। लगता है फ़ोन करना ही पड़ेगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाती प्रीति को कॉल करने के लिए फ़ोन की तरफ बढ़ी। इसके भी अलग ही नखरे हैं। जब देखो जनाब का मुंह फूला रहता है। मैंने डेड पड़े फ़ोन को गुस्से में पटका। अपनी सहेली को फ़ोन करने के लिए जैसे ही मैंने मम्मी का मोबाइल उठाया तो उसमें एक बिना पढ़ा मैसेज देखकर उत्सुकता से पढ़ लिया। किसी अनजान नंबर से आए इस मैसेज में एक रोमांटिक शायरी लिखी थी। आ गया होगा किसी का गलती से। दिमाग को झटकते हुए मैंने अपनी दोस्त प्रीति को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है, आज नहीं आ रही। इस सारे घटनाक्रम में ट्यूशन जाने का टाइम निकल गया था तो मैं मन मार कर अपनी किताबें खोल कर बैठ गई, मगर मन बार बार उस अनजान नंबर से आए रोमांटिक मैसेज की तरफ जा रहा था। कहीं सचमुच ही तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मम्मी को इस तरह के संदेश भेज रहा है। यही सोच मैंने फिर से मम्मी का मोबाइल उठा लिया। एक नहीं, इस नंबर से तो कई मैसेज आए थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने घबरा कर मम्मी का मोबाइल उसी जगह रख दिया और किताब खोलकर पढ़ने का ड्रामा करने लगी। मैं तो बस मम्मी के रसोई घर में जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मम्मी रसोई घर में घुसी मैंने तुरंत मोबाइल से वह अनजान नंबर अपने कॉपी में नोट कर लिया। अगले दिन प्रीति के मोबाइल पर वह नंबर डाल कर देखा तो किसी डॉक्टर राजेश का नंबर था। कौन है डॉक्टर राजेश? मेरी मम्मी से इसका क्या रिश्ता है? मैंने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए मगर कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगी। मेरा नाम सुष्मिता है, मैं 15 साल की हूँ। मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट हैं। मेरे पापा अब नहीं रहे थे, मम्मी ही मेरी देखभाल करती हैं। मेरे पापा एक जाबाज और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। खनन और ड्रग माफिया दोनों उनके दुश्मन बने हुए थे। अवैध खनन रोकने के विरोध में एक दिन कुछ बदमाशों ने उनकी सरकारी जीप पर ट्रक चढ़ा दिया। जख्मी हालत में अस्पताल ले जाते समय उनके रास्ते में ही मौत हो गई थी। मेरी मम्मी ने स्नातक तक की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें पापा की नौकरी की जगह ही दूसरी नौकरी मिल गई थी। हम माँ बेटी की पैसों और खर्चों की समस्या तो दूर हो गई थी, मगर मेरी मम्मी के ऑफिस जाने के बाद मैं जब स्कूल से घर लौटती तो माँ के ऑफिस से वापस आने तक अकेली रहती। मेरी मम्मी को मेरी चिंता हमेशा सताती रहती। उनको डर था कि कहीं मेरे पापा की तरह ही उनसे दूर न हो जाऊं। मेरी सुरक्षा की चिंता मेरी माँ को ऑफिस में भी सताती रहती। कुछ समय तक तो मेरी दादी मेरे साथ रही थी, पर फिर एक दिन वे भी इस दुनिया से चल दी। हम माँ बेटी फिर से अकेली हो गई। बहुत सोच विचार कर मम्मी ने हमारे घर की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा डॉक्टर रेणुका को किराए पे दे दिया। उसकी ड्यूटी अक्सर नाइट में होती थी। रेणुका मेरी मम्मी को दीदी कहती थी और बड़ी बहन सम्मान भी देती थी। अब मेरी मम्मी मेरे तरफ से बेफिक्र होकर अपनी नौकरी कर रही थी। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर बनाना उनका सपना था। मैं भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। इसलिए स्कूल के बाद शाम को अपनी सहेली प्रीति के साथ प्री इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की ट्यूशन ले रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जो ही मम्मी के मोबाइल में एसएमएस अलर्ट बजा, मेरा पूरा ध्यान सबसे पहले मोबाइल पर और फिर मम्मी के चेहरे की तरफ गया। मम्मी एसएमएस देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मी को मुस्कुराता देख मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। सुमन स्कूल की बस मिस हो जाएगी, मम्मी ने चेताया तो चेतना सुनने से मैं मेन गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन स्कूल में भी दिमाग में यही चल रहा था कि क्या मम्मी का किसी के साथ चक्कर है। शाम को मम्मी के घर लौटते ही मैंने सबसे पहले उनका मोबाइल मांगा। आज फिर 3 रोमांटिक शायरी वाले संदेश। ओहो, आज तो व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल भी आया है। कोई मैसेज तो नहीं है व्हाट्सएप पे। डिलीट कर दिया होगा। यही सोच मैंने नफ़रत से मोबाइल एक और फेंक दिया। मुझे मम्मी से घिन आने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मेरी मम्मी पापा को भूलकर किसी और के साथ। मेरी मम्मी ऑफिस से लौटते समय मेरे मनपसंद समोसे लेकर आई थी। ओवन में गर्म करके चाय के साथ लाई तो मैंने भूख नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया। मम्मी को थोड़ा अटपटा तो लगा, मगर टीनेज मूड समझते हुए इसके अधिक गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ दिनों से मम्मी को महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी उनसे खींची खींची सी रह रही है। न उनसे बात करती है, न ही किसी चीज़ की फरमाइश। कुछ पूछने पर मैं मम्मी को जवाब भी नहीं देती थी।
उनसे मैं बात करना ही छोड़ दी थी। अब तो ऐसा हो गया था कि कभी कभी मैं अपनी मम्मी को झिड़क भी देती। मम्मी ये सब देख बोलती, क्या हो गया है इस लड़की को, शायद पढ़ाई और प्री इंजीनियरिंग कंपटीशन का प्रेशर है। मम्मी इन्हीं सब बहानों से हर तरह से अपने आप को समझाने का प्रयास करती और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नज़दीक रहने की कोशिश करती, मगर जितना वे पास आती उतना ही मुझे अपने से दूर पाती। मेरी मम्मी का माथा तो तब ठनका जब पीटीएम में मेरी क्लास टीचर ने उनसे अकेले में पूछा कि क्या सुमन को कोई मानसिक परेशानी है, किसी लड़के वड़के का कोई चक्कर तो नहीं, आजकल क्लास में पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस खोई खोई सी रहती है, ज़रा सा डांटते ही आंखों में आंसू भर लाती हैं। और साथ ही क्लास टीचर ने नसीहत भी दे डाली कि देखिए सुमन के लिए माँ और बाप दोनों आप ही हैं, उसे बेहतर परवरिश दीजिए, उसे समय दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी गलत राह पर चल पड़े और हाथ से निकल जाए। अब तो सुमन से बात करनी ही पड़ेगी। यही सोच अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करते हुए मेरी मम्मी स्कूल से सीधे ऑफिस चली गई। अचानक दोपहर 3 बजे डॉक्टर रेणुका ने मम्मी को फ़ोन किया। घबराई हुई आवाज़ में बोली, दीदी आप तुरंत घर आ जाइए। क्या हुआ, बस आप आ जाइए कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ऑफिस से तुरंत परमिशन लेकर मेरी मम्मी टैक्सी पकड़कर घर पहुंची गई। सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। मुझे इस तरह बेहोश पड़ा देख मम्मी डर गई। डॉक्टर मेरे सिरहाने बैठी थी। क्या हुआ इसे? मम्मी दौड़कर मेरे पास पहुंची। नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली। वह तो शुक्र है कि मैं फ्रिज से सब्जी लेने नीचे आ गई और इसे इस हालत में देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने इसे दवा देकर उल्टी करवा दी है, अभी बेहोश है मगर खतरे से बाहर है। रेणुका आंटी ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली, मगर मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया? दोनों के दिमाग में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी मैं थोड़ी बेहोशी के हालत में बड़बड़ाई, माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, पहले पापा फिर दादी माँ, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं नींद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। नहीं मेरी बच्ची, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। मम्मी जैसे अपने आप को ही दिलासा दे रही थी। इसी बीच मुझे होश आ गया था। सुमन, यह क्या किया बिटिया? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? मम्मी ने मेरे सिर को प्यार से सहलाते हुए भरे गले से लगा कर कहा। आपने भी तो नहीं सोचा कि आपकी बेटी का क्या होगा? बात को अधूरा छोड़कर मैंने भी मम्मी से नफ़रत से मुंह फेर लिया। मैंने क्या गलत किया? मम्मी मेरे से पूछी, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी डॉक्टर रेणुका ने मुझसे कहा, सुमन तुम एक बहादुर माँ की बेटी हो, तुम्हें ऐसी कायरता वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैं रेणुका आंटी की बात सुनकर गुस्से में बोली, बहादुर या चरित्रहीन माँ की बेटी हूँ मैं? चरित्रहीन मम्मी और डॉक्टर रेणुका दोनों को जैसे एक साथ किसी बिच्छू ने काट लिया हो। हाँ हाँ चरित्रहीन। क्या आप बताएंगे कि कौन है यह डॉक्टर राजेश जो आपको रोमांटिक मैसेज भेजता है? मैंने जलती निगाहों से मम्मी से प्रश्न किया। डॉक्टर राजेश, मम्मी और रेणुका दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से ज़मीन की तरफ देखने लगी। देखा, कोई जवाब नहीं है ना इनके पास। मैंने फिर जहर उगला। दरअसल उनकी खामोशी मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ। तभी मम्मी के पास जवाब नहीं है। दीदी आप नीचे जाइए, 3 कप कॉफ़ी बना कर लाइए, तब तक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बातें करते हैं, डॉक्टर रेणुका ने बड़े ही संयत स्वर में कहा। जब मम्मी किचन में चली गई तभी डॉक्टर रेणुका ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, सुमन तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। इसमें तुम्हारी मम्मी का कोई दोष नहीं है। चरित्रहीन तुम्हारी माँ नहीं बल्कि डॉक्टर राजेश है, और उससे तुम्हारी मम्मी का नहीं बल्कि मेरा रिश्ता है। वह मेरा मंगेतर था, मगर मैंने उसके चरित्र के बारे में कई लोगों से उल्टा सीधा सुन रखा था। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने ही तुम्हारी माँ का सहारा लिया। उनके मोबाइल से राजेश को कुछ मैसेज भेजे। 3-4 मैसेज के बाद ही जैसा कि हमें शक था उसके रिप्लाई आने लगे। मैंने जानबूझकर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसके चरित्र का कच्चापन सामने आ गया। सच्चाई सामने आते ही मैंने अपनी सगाई तोड़ ली। सगाई टूटने के बाद तो राजेश और भी गिर गया। उसने मुझसे तो अपना संबंध खत्म कर लिया, मगर तुम्हारी मम्मी के मोबाइल पर आने वाले उसके मैसेज अब रोमांटिक से अश्लील होने लगे। बस 1-2 दिन में हम तुम्हारी माँ की इस सिम को बदल कर नई सिम लेने वाले थे, ताकि इस राजेश का सारा किस्सा ही खत्म हो जाए, मगर इससे पहले ही तुमने यह नादानी भरी हरकत कर डाली। पगली, एक बार अपनी माँ से ना सही मुझसे ही अपने दिल की बात शेयर कर ली होती,
मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मम्मी का दोष अपने सिर ले रही हैं, मगर मम्मी का उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वह उसके मैसेज पढ़कर मुस्कुराती क्यों थीं? मुझे अब भी डॉक्टर रेणुका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इसलिए पगली कि जो रोमांटिक मैसेज मैं राजेश को भेजती थी वही मैसेज फॉरवर्ड करके वह तुम्हारी मम्मी वाले मोबाइल पर भेज देता था और दीदी की हंसी छूट जाती थी। तभी मम्मी कॉफ़ी ले आई। मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिर इतनी बड़ी गलती मैंने कर डाली थी। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने कितने दुख दिए मम्मी को, लेकिन मम्मी ने उफ तक नहीं किया। इतनी नीच हरकत करने के बाद मम्मी से किस मुंह से माफ़ी मांगती मैं इस समय उठने की स्थिति में नहीं थी। मैंने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी बाहें माँ की तरफ फैला दी। मम्मी ने भी मुझे कसकर गले से लगा लिया। मम्मी के गले लगते ही मैंने मम्मी से माफ़ी मांगी। हम माँ बेटी के साथ साथ डॉक्टर रेणुका की भी आंखें भर आई। आंसुओं में सारी गलतफहमी बह गई। मन में चुभे संदेश और अविश्वास की किरचें भी अब निकल चुकी थीं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।